तो भाइयों शुरू करते हैं एनीम टाइम का नाम लेकर। और जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो जो 9 फीदर बढ़ रही थी नीदर बर्ड, अब वो अंडे से बाहर आ चुकी थी। और शायद जैसे हमने मार्शल यूनिवर्स में देखा था कि जब बिजली कड़कती तो टर्बुलेशन होता है, या बीटीटीएच में कुछ वैसा ही यहाँ पर सीन था। आसमान में एक काले रंग की बिजली चमक रही थी और हर एक जगह गिर रही थी। मेन बिजली का फोकस इस नीदर बर्ड पे था। अब आगे मू फेंग हो या केन टियान, सभी इस समय आश्चर्यचकित थे कि ये 9 नीदर बर्ड अगर इवॉल्व हो गई तो फिलहाल तो ये अर्थ रैंक के 11th रैंक का बीस्ट है, पर इवॉल्व होने के बाद ये हेवन रैंक में प्रवेश कर जाएगी। फिर इसे पकड़ना असंभव था। पर मूचेन को लग रहा था कि इसका इवॉल्व होना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जो बिजली कड़क रही थी मे भी इसके बॉडी से वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर थी। हेवन रैंक में जाने का मतलब ये बीस्ट एक डिवाइन बीस्ट भी कहा जा सकता है। और गाइज मैं एक बात और बता दूं, ये नीदर बर्ड काफ़ी सही है। आगे आपको इसकी स्टोरी भी पता चलेगी। मूचेन की स्टोरी में बहुत सारे सस्पेंस है, बहुत सारे मतलब बहुत सारे। और ये नीदर बर्ड एक बार फेल हो चुकी है, तभी तो ये अंडे में थी, पर ये फिर से इस बार ट्राई कर रही थी। और हो सकता है मूफेंग इसको बताते हैं कि इस बिजली के कारण ये नीदर बर्ड पूरी तरह से खत्म हो जाए। अगर ये इवॉल्व नहीं कर पाई तो मूचेन को थोड़ा बुरा लगता है। अब ये जो डिवाइन थंडर क्लाउड था 9 नीदर बर्ड की तरफ बढ़ने लगता है। नीदर बर्ड भी अपने विंग्स को फड़फड़ाती है और इस ब्लैक लाइटनिंग से फाइट करने लगती है। नीदर बर्ड के पास जो फ्लेम था वो ब्लैक कलर का था, तो ब्लैक फ्लेम्स और ब्लैक लाइटनिंग एक दूसरे से टकराने लगते हैं और पूरा स्पेस इस समय कांपने लगा था। पर ब्लैक लाइटनिंग शायद इस ब्लैक फ्लेम से थोड़ा ज्यादा पावरफुल थी। हालांकि नीदर बर्ड अपने ब्लैक फ्लेम से एक फ्लेम स्टॉर्म यानी आग का बवंडर बना लेती है और इस लाइटनिंग को चारों तरफ से घेर लेती है। पर आसमान में कड़कने वाली बिजली ये भी एक वॉर्टेक्स बना लेती है और लगातार इस ब्लैक फ्लेम से टकरा रही थी। नीदर बर्ड भी हार मानने को तैयार नहीं थी। ये लगातार कोशिश कर रही थी कि मैं कैसे भी करके इवॉल्व हो जाऊं। धीरे धीरे ब्लैक फ्लेम सप्रेस होने लगते हैं और ब्लैक फ्लेम जब सप्रेस हो जाते हैं तो नीदर बर्ड को अब आराम से साफ साफ देखा जा सकता था। इसका साइज चाइनीज में लिखा हुआ है 10,000 ज़ैंग, और पीछे में इसकी हल्की सी एक पूंछ भी थी, जो पंख जो पूंछ के समान फैले रहते हैं। तो काफी बड़ी ये चिड़िया थी और देखने में बहुत सही लग रही थी। पूरे इसके बॉडी पर ब्लैक फ्लेम्स को देखा जा सकता था। अब ये बैटल अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच चुका था। थंडर क्लाउड इसकी बॉडी से आके टकराता है। 9 नीदर बर्ड कोशिश करती है कि इसे सप्रेस कर ले, पर इस बार ये हो नहीं पाता है और यहाँ पर एक खतरनाक लेवल का एक्सप्लोजन होता है। अब ये जो ब्लैक लाइटनिंग थी ये सबसे पावरफुल लाइटनिंग थी। इसको लाइटनिंग ड्रैगन कहा जा सकता है, जो कि नीदर बर्ड के ही साइज का था। नीदर बर्ड को लगता है कि अब ये फेल हो जाएगी और लोग देखते हैं कि नीदर बर्ड अपने को एक्सपैंड कर रही है। बेसिकली अपने को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने जाती है। मू फेंग इशारा करते हैं और सभी इस समय यहाँ से भागने लगते हैं। लियू टेरिटरी के लोग भी अब समझ चुके थे कि नीदर बर्ड को पकड़ने का मतलब भी नहीं है, ये खुद को एक्सप्लोर कर देगी, मतलब बचेगी ही नहीं। तो ये भी अब भागने लगते हैं और इस समय नीदर बर्ड के बॉडी पर जो ब्लैक फ्लेम्स थे चारों तरफ फैलने लगते हैं और जो भी इससे टच होता था उसका मरना पक्का था। अब जो पावरफुल लोग थे अपने स्पिरिचुअल ऑरा से खुद को प्रोटेक्ट कर रहे थे। अब इनका स्पिरिचुअल बैरियर भी काम नहीं आ रहा था। ब्लैक फ्लेम काफी स्ट्रांग थे क्योंकि वो नीदर बर्ड अब खुद को एक्सप्लोर कर चुकी थी। और जो ये ब्लैक एनर्जी थी, जब सभी के बैरियर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो इसके वेव के कारण ये थोड़े दूर जाके गिरते हैं। और मूचेन क्योंकि थोड़ा वीक था तो ये एक पहाड़ से जाके टकराता है और इसको ऐसा लगता है कि इसकी हड्डियां चरचरा गई हों, खून भी इसके बॉडी से बहने लगता है। नीदर बर्ड का डिस्ट्रक्शन सच में काफी टेरिफाइंग था। मूचेन अब अपने पापा को आवाज देने ही वाला था, तभी ये देखता है कि इसकी तरफ एक छोटा सा ही सही पर ब्लैक फ्लेम बढ़ रहा था। मू फेंग का चेहरा ही उदास हो जाता है कि क्या इनका बच्चा बच पाएगा। और इतना जल्दी मू फेंग मूचेन के पास पहुंच भी नहीं सकते थे। मूचेन को लगता है शायद अब मैं मरने वाला हूं। अब इसकी आंखें भी बंद होने लगी थी क्योंकि ये वीक हो चुका था। तभी ये देखता कि वो जो ब्लैक फ्लेम इसकी तरफ बढ़ रहा था, आसमान से एक लाइटनिंग आती है और उसे टकराता है, तो ब्लैक फ्लेम थोड़ा और वीक हो जाता है। और वो ब्लैक फ्लेम देख रहा था कि मूचेन अब आंखें बंद कर रहा है, मतलब ये बेहोश हो रहा है, तो ये इसकी बॉडी में एंटर कर जाता है। मूचेन को कुछ समझ में नहीं आता। इसको उस समय पता भी नहीं चला था कि वो ब्लैक फ्लेम इसकी बॉडी में एंटर किया या नहीं। मू फेंग वगैरह इसको जगाते हैं कैसे भी करके। मूचेन अपने सर को ऐसा रगड़ता है कि पापा क्या हुआ, तो उसके फादर बताते हैं कि वो जो 9 नीदर बर्ड का फ्लेम था उससे तुम्हें थोड़ा सा नुकसान पहुंचा था और तुम कोमा में थे। अब इसको पता भी नहीं था कि कितने दिन बीत गए हैं। मूचेन को बस इतना ही याद था कि एक ब्लैक फ्लेम इस समय उसकी तरफ बढ़ रहा था। अब ये पूछता है तो वो 9 नीदर बर्ड वो मर चुकी है। इसके फादर हाँ में सर हिलाते हैं और बताते कि वहां पर कुछ बचा भी नहीं था और ये अभी ज्यादा दूर नहीं गए थे, बस ब्लैक एरी स्वैम्प के आउटर रीजन में पहुंचे थे मूचेन को लेकर। पर डुआन वे और बाकी लोग मूचेन से काफी खुश थे। ये बोलते हैं कि टेरिटरी लॉर्ड मू, ये आपका लड़का आपको बाद में रिप्लेस कर सकता है और शायद ये आपसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनेगा। मूचेन फिलहाल एक स्ट्रेचर में था और 2 दिन लगते हैं। ये लोग मू टेरिटरी वापस आ चुके थे। सभी अपने अपने एरिया में निकल जाते हैं। मूचेन अपने कमरे में था और ये क्रॉस लेग्ड बैठ जाता है और खुद को ट्रेन करने लगता है। अब ये फील करता है कि इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी पहले से बढ़ चुकी है, मतलब ये स्पिरिचुअल मूवमेंट के लेट फेज के पीक पर था और कभी भी ये
स्पिरिचुअल रोटेशन स्टेज में जा सकता था। अब ये तुरंत ही एक जेड बॉक्स को निकालता है जिसके अंदर एक्यूमुलेशन एलिक्सियर था, जो इसे नॉर्दर्न स्पिरिचुअल फील्ड में ट्रेनिंग के दौरान फर्स्ट रैंक में आने के कारण मिला था। ये तुरंत ही इसे निकल जाता है और इसकी बॉडी में स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ने लगती है। अब धीरे धीरे समय के साथ ये इसको रिफाइन करने लगता है। इसके बॉडी में जो मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो पहले से भी ज्यादा प्योर होने लगती है और कंडेंस फॉर्म में। ये प्रोसेस 10 मिनट तक चलता है। अब इसके बॉडी में जो स्पिरिचुअल एनर्जी का सीड था वो एक चक्के का शेप लेने लगता है, पर ये अभी काफी छोटा था और धीरे धीरे रोटेट कर रहा था। अब फिलहाल ये स्पिरिचुअल मूवमेंट और स्पिरिचुअल रोटेशन के ठीक बीच में था। थोड़ा समय और लगता है और ये फाइनली स्पिरिचुअल रोटेशन फेज में पहुंच जाता है। ये इसका बेसिक रिक्वायरमेंट था। अगर इसे 5 ग्रेट एकेडमीज में प्रवेश करना है तो किसी को भी स्पिरिचुअल रोटेशन स्टेज में जाना पड़ेगा, और मू चेन पहुंच चुका था। इसको मालूम था क्योंकि बाकी जो इसके साथी थे, ध्यान से सुनिएगा यहाँ से स्टोरी, जो इससे स्पिरिचुअल रोड में मिले थे, जैसे कि वो लड़की और कुछ और लोग, वो क्योंकि फाइनल स्टेप पूरा कर लिए थे स्पिरिचुअल रोड का और मू चेन नहीं कर पाया था, इसे बीच में से ही भगा दिया गया था। तो वो लोग पक्का है कि इससे कहीं ऊपर होंगे, तो इसे जल्दी जल्दी अपने पावर को बढ़ाना पड़ेगा और वो लोग भी 5 ग्रेट एकेडमीज में एंटर करने वाले होंगे। मू चेन स्पिरिचुअल व्हील बना चुका था, पर तभी ये एक आवाज सुनता है अपने बॉडी के अंदर से। ये चौंक जाता है और ऐसा लगता है कि वो जो भी चीज है इसके माइंड पर अटैक कर रहा है, मानो इसके दिमाग को वो कंट्रोल करना चाहता है। ये कोई और नहीं बल्कि 9 निदर बर्ड का सोल इसेंस था। वो जो ब्लैक फ्लेम था इसकी बॉडी में एंटर किया था, वो 9 निदर बर्ड का बचा खुचा पावर था। अब क्योंकि मू चेन अभी जस्ट ही स्पिरिचुअल रोटेशन स्टेज में पहुंचा था, तो इसके पास उतनी एनर्जी थी नहीं कि एक स्पिरिचुअल बीस्ट के सोल इसेंस को अपने बॉडी में इंजेस्ट कर पाए, यानी कि रिफाइन कर पाए। अब वैसे तो ये चीज होते रहता है कि अगर आप किसी भी स्पिरिचुअल बीस्ट के सोल इसेंस को इंजेस्ट करना चाहते हो, तो अगर वो बीस्ट आपसे ज्यादा पावरफुल है तो कभी कभी होता था ऐसा कि वो आपके ही माइंड को कंट्रोल कर ले। अब मू चेन कोशिश करना शुरू करता है कि कैसे भी करके मुझे फिलहाल इस स्पिरिचुअल बीस्ट को सील करना पड़ेगा अपनी बॉडी में। मू चेन का स्पिरिचुअल ऑरा और इस बीस्ट का ऑरा एक दूसरे से टकराता है, पर मू चेन सप्रेस होने लगा था। अब इसकी बॉडी में वो ब्लैक फ्लेम फैलने लगे थे और एक ब्लैक फ्लेम एक बीस्ट का शेप ले लेते हैं। ये था 9 निदर बर्ड। अब जाके इसे समझ में आता कि उस समय वो जो ब्लैक ऑरा मेरी बॉडी में एंटर किया था वो 9 निदर बर्ड का सोल इसेंस था। इसे खुशी नहीं होती, बल्कि अब ये अपने को कर्स करने लगता है कि इसको मैं ही मिला था, ये मेरे ही कॉन्शियसनेस को मिटाना चाहती है। अब ये ब्लैक फ्लेम और 9 निदर बर्ड समझ जाते कि मू चेन क्या सोच रहा है। इस निदर बर्ड को पता था कि मू चेन फिलहाल इसे रोक नहीं पाएगा, क्योंकि अभी भी इसका स्पिरिचुअल ऑरा स्टेबलाइज नहीं हुआ है। मू चेन भी समझ जाता है कि स्पिरिचुअल बर्ड जल्दी से इसके कॉन्शियसनेस को खत्म करना चाहती है। ये इसे रोकने के लिए अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को मोबिलाइज करता है। नीदर बर्ड भी अपने ब्लैक फ्लेम्स को और भी ज्यादा कंडेंस कर देता है और मू चेन की स्पिरिचुअल एनर्जी की तरफ इसे भेज देता है। 9 निदर बर्ड काफी खुश था कि बच्चे तुम मुझे रोकोगे। दोनों के बीच में पावर गैप काफी ज्यादा था। हालांकि ये 9 निदर बर्ड अभी इंजर्ड था, फिर भी ये मू चेन से ज्यादा पावरफुल था। अब ये ब्लैक फ्लेम्स मू चेन हेड की तरफ बढ़ने लगते हैं और जहां भी जाते थे मू चेन का स्पिरिचुअल एनर्जी वहां से गायब हो जाता था। और मू चेन ने यहाँ पर जो भी एनर्जी बैरियर्स बनाए थे, एक के बाद एक नीदर बर्ड अपने ब्लैक फ्लेम से इन्हें तोड़ जाती है। अब तो ये नीदर बर्ड इसका ये जो स्पिरिचुअल रोटेशन का व्हील था उसे भी डिस्ट्रॉय करने को देखती। अगर ये डिस्ट्रॉय हो गया तो मू चेन का पूरा कल्टीवेशन खत्म। पर मू चेन कुछ कर नहीं पा रहा था। फिर भी ये डिसाइड करता है कुछ भी हो जाए, मैं मारा भी गया तो क्या, मैं इसे भी जिंदा नहीं रहने दूंगा। अब ये अपने रोटेशन व्हील को डिस्ट्रक्ट करने जाता है। फिर भी ये इसके हिसाब से अच्छा था, नहीं तो नीदर बर्ड कंट्रोल करेगी इसे तो क्या मतलब रह जाएगा। अब इसका स्पिरिचुअल एनर्जी काफी तेजी से बढ़ने लगता है और जैसे ही ये एक्सप्लोड करने वाला था, इसके व्हील के आसपास एक ब्लैक पेपर प्रकट होता है जो एक पन्ना था बस, और इसमें से एक साउंड निकलता है और मू चेन का ऑरा अपने आप रुक जाता है एक्सप्लोड करने से पहले। ये ब्लैक पेपर मू चेन को मिला था, पर इसे पता नहीं था ये क्या चीज है, तो ये इसके बॉडी में पड़ा हुआ था। अब नीदर बर्ड का ब्लैक फ्लेम इस ब्लैक पेपर से टकराता है पर ये गायब हो जाता है। मू चेन को लगता है कि ब्लैक पेपर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। नीदर बर्ड भी हैरान थे कि ये पेपर क्या चीज है जो मेरे भी पावर को ब्लॉक कर दे रहा है, और तुरंत ही इस ब्लैक पेपर में से एक ब्लैक लाइट बैरियर बनने लगता है और ऐसा लग रहा था इसमें कोई संस्कृत के मंत्र लिखे हों, और एक डार्क पर्पल लाइट बैरियर बनता है जो कि नीदर बर्ड को लपेट लेता है। नीदर बर्ड कितना भी कोशिश करता है इससे बाहर निकल नहीं पाता है। अभी जो पर्पल लाइट था एक पर्पल मैंडेला फ्लावर में बदल जाता है। नीदर बर्ड काफी डरने लगा था और चीखने लगता है। मतलब ये जो पिंजड़ा था फ्लावर का पिंजड़ा कहा जा सकता है, जो कि काफी था नीदर बर्ड को फिलहाल सप्रेस करने के लिए। मू चेन इसको लगा नहीं था कि इतना बड़ा बैटल इतना आसानी से समाप्त हो जाएगा, पर मू चेन अब इस बीस्ट की तरफ देख रहा था कि तुम मुझे निकलना चाहती थी, पर ये जानता था कि अगर नीदर बर्ड फ्यूचर में रिकवर कर गई तो शायद ये ब्लैक पेपर भी इसे रोक नहीं पाएगा। तो मू चेन को जल्दी से स्ट्रांग बनना पड़ेगा, नहीं तो ये चीज जो इसके बॉडी में है नीदर बर्ड एक बॉम्ब के समान है जो कभी भी ब्लास्ट कर सकता है।
अब मू चेन खुद को शांत करता है और स्पिरिचुअल एरे सीखने के लिए मिस्टर वैंग लिंग की तरफ चला जाता है। अब ये जल्दी से रैंक 1 के स्पिरिचुअल एरे सीखना चाहता था। अब क्योंकि इसका ऑरा बढ़ गया था तो ये सोचता है कि अब मैं कितने स्पिरिचुअल सील्स बना पाऊंगा। अब ये पहले क्योंकि ये 8 से 9 के बीच में स्पिरिचुअल सील्स बना पाता था, पर इस बार जब ये बनाता है तो ये बढ़ते बढ़ते 12 तक पहुंच जाते हैं। अब क्योंकि ये जस्ट अभी स्पिरिचुअल रोटेशन स्टेज पर पहुंचा है, अगर इसको टाइम मिले और ये अपनी ऑरा को स्टेबलाइज कर ले तो शायद इन्हें ये बढ़ा सकता है। क्योंकि रैंक 1 का स्पिरिचुअल एरे मास्टर बनने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट 15 स्पिरिचुअल सील्स के होते हैं। और वेनलिंग इसको बताते हैं कि कुछ दिन प्रैक्टिस करो, मेरे हिसाब से तुम उस लेवल पर पहुंच जाओगे। और वैसे भी मुझे भी काम है, तुम्हारे फादर ने रैंक 2 का स्पिरिचुअल कन्वर्जेंस एरे बनाने को बोला है मू सिटी में। एरे इसलिए बनाने को बोला है ताकि ये लोग सिटी को प्रोटेक्ट कर पाए। एरे मतलब एक फॉर्मेशन। अब रैंक 2 का एरे बनाना थोड़ा मुश्किल काम है क्योंकि वेनलिंग खुद भी रैंक 1 के स्पिरिट एरे मास्टर है। जैसे नॉर्दर्न एकेडमी में रैंक 3 का एक एरे है। एरे से हम ट्रैवल भी कर सकते हैं कहीं, कुछ टेलीपोर्टेशन एरे भी होते हैं। और रैंक 2 का एरे लियू टेरिटरी में है। मू फेंग अब चिंतित थे अपने मू टेरिटरी के लिए जब से इनका मैटर लियू टेरिटरी से हुआ था, इसीलिए ये रैंक 2 का एक एरे बनवाना चाहते थे। और इस दौरान मूचेन कहता है क्या आप मुझे रैंक 1 का डायग्राम एरे बता सकते हैं? तो ये कहते मैंने बोला है ज्यादा बेसब्री मत करो, थोड़ा वेट करो जब तक 15 स्पिरिचुअल सेल्स न हो जाए, या कम से कम 10 स्पिरिचुअल सेल्स तो होनी चाहिए। तो मूचेन तुरंत ही इन्हें 10 स्पिरिचुअल सेल्स बना के दिखा देता है। वैन लिंग खांसने लगते हैं और इसे एक डायग्राम एरे का निकाल के दे देते हैं। ये काफी सिंपल रैंक 1 का स्पिरिचुअल एरे था और इसे हम कहते हैं स्पिरिचुअल फ्लेम एरे, पर इसके लिए 15 स्पिरिचुअल सील्स चाहिए। और उसके बाद वेनलिंग यहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि इन्हें 3 और स्पिरिचुअल एरे मास्टर चाहिए, तभी जाकर के ये रैंक 2 का वो एरे कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। मू चेन अब इस डायग्राम एरे को देखने लगता है। अब ये अपनी आंखें बंद करता है और स्पिरिचुअल सील्स कंडेंस करना शुरू कर देता है। अब समय थोड़ा बीतता है। स्पिरिचुअल रोटेशन स्टेज में इसकी ऑरा स्टेबलाइज होने लगी थी और इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी पहले से काफी बेहतर हो गई थी। 5 दिन बीतने के बाद मू चेन फाइनली 15 स्पिरिचुअल सील्स अब बना पा रहा था। अब ये काफी ज्यादा एक्साइटेड था कि अब जाकर ये स्पिरिचुअल फ्लेम एरे सीख सकता है और उसके बाद इसे लोग रैंक 1 का स्पिरिचुअल एरे मास्टर कह सकते हैं। पहले मू चेन टाइनी स्पिरिचुअल एरे बना पाता था, पर जो रैंक 1 के स्पिरिचुअल एरे होते हैं उनका डायग्राम एरे थोड़ा कठिन होता है। मू चेन अब इस डायग्राम एरे को समझने लगा था। थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो था पर इसे अब धीरे धीरे ये समझ में आने लगा था। अब ये 15 स्पिरिचुअल सील्स बनाता है। डायग्राम एरे मतलब आप 15 स्पिरिचुअल सील्स बना लिए तो उसे एक पैटर्न में अरेंज करना पड़ता है, और जितना स्मूथली आप कर लेंगे, जितना इजीली कर लेंगे, उतने अच्छे आप स्पिरिचुअल एरे मास्टर कहे जा सकते हैं। यानी कि एक पैटर्न बनाया तो उससे हम एक स्पिरिचुअल एरे मास्टर कह सकते हैं। पहले अटेम्प्ट में मू चेन फेल हो जाता है, ये उन्हें अरेंज नहीं कर पाता है। ट्रेनिंग करते करते रात हो जाता है और पूरा दिन इसका बस फेल्योर में चला जाता है। पर धीरे धीरे अब ये सीख रहा था। 3 दिन और निकल जाते हैं और मू चेन लगातार इस स्पिरिचुअल फ्लेम एरे को प्रैक्टिस करते रहता है। कुछ 2 गार्ड्स थे, वो देखकर कहते हैं लिटिल लॉर्ड सच में काफी अच्छे हैं। इन्हें पता नहीं था कि मू चेन क्या प्रैक्टिस कर रहा है, पर मेहनत से कर रहा है, इसलिए ये काफी खुश थे। तीसरे दिन की शाम का समय आ जाता है और मू चेन फाइनली इन स्पिरिचुअल सील्स को एक पैटर्न बना देता है जैसा कि उस डायग्राम एरे में था, फ्लेम एरे वाले के। और एक फ्लक्चुएशन आसमान में ये फील करता है, यानी अपने आसपास रेड लाइट, और यही था वो स्पिरिचुअल फ्लेम एरे जिसे मू चेन ने फाइनली मास्टर कर लिया था। ये अब काफी ज्यादा खुश था। अब इस एरे में से एक रेड लाइट बाहर निकलती और जो सामने चट्टान उससे जब ये जाके टकराती है तो वो चट्टान डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसका पावर भी काफी सही था। इवन अगर कोई बंदा स्पिरिचुअल रोटेशन के मिड फेज में भी हो तो वो इस एरे से इंजर्ड हो सकता है। हालांकि इस एरे को बनाने में स्पिरिचुअल ऑरा काफी ज्यादा लगती है। अब जब ये एक्सप्लोजन होता है तो वो गार्ड अंदर आते हैं और देखते हैं यहाँ पर जो हुआ था। ये चौंक जाते हैं। इन्हें लगता है कि कोई एनिमी तो अटैक नहीं कर दिया। मू चेन इनको बताता है कुछ नहीं, मैं बस एक टेक्निक ट्राई कर रहा था। ये लोग भी हैरान थे कि इनके लिटिल लॉर्ड इतने पावरफुल कब से हो गए। वो जो माउंटेन का बोल्डर था उन्होंने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब रात का टाइम हो चुका था तो मू चेन आराम करने चला जाता है। पर ये जब जा रहा था तो देखता कि इसके फादर जो थे वो डिस्कस कर रहे थे कुछ मीटिंग रूम में। ये देखता कि इसके फादर थोड़े चिंतित थे और ये डिस्कस कर रहे थे कि सब ये लियू टेरिटरी का किया धरा है। इनके बगल में जाओ ये थे। अब जो मू फेंग थे उन्होंने बहुत मेहनत किया था कि ये रैंक 2 का एरे बना सके, और उसके लिए कई लोगों को बाहरी जो एरे मास्टर होते हैं उन्होंने इन्हें पैसे दिए थे, पर उनमें से एक ने आने से मना कर दिया। यहाँ पर वेनलिंग भी बैठे हुए थे। वेनलिंग बताते कि हमने ट्राई किया पर हम उस रैंक 2 के एरे को नहीं बना पा रहे हैं और बहुत सारे मटेरियल्स भी हमारे वेस्ट हो गए। हमें एक और रैंक 1 का स्पिरिचुअल एरे मास्टर चाहिए। जाओ ये कहते जितने भी लोग थे हमने बुला चुके हैं और तो कोई है भी नहीं। मू फेंग कहते हैं कि जाओ ये जो एरे मास्टर यहाँ से गया है, जिसको लियू टेरिटरी ने मना कर दिया, उसको न्योता फिर से भेजो। अगर वो यहाँ पर आता है और एरे को बनाता है तो हम जो उसको पैसे देने वाले थे वो डबल कर देंगे।
पर जाओ ये कहते ये तो काफी ज्यादा पैसा हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 और एरे मास्टर बैठे हुए थे, वो इनको समझाते हैं मूफेंग को कि ये ज्यादा हो जाएगा, आपको आराम से सोचना चाहिए। अब ये लोग शांत हो जाते हैं। तभी मूचेन दरवाजा खोल के यहाँ पर आता है। मूचेन स्माइल करता और कहता है कि मिस्टर वेनलिंग, मैंने सुना कि आप एक स्पिरिचुअल एरे मास्टर को मिस कर रहे हैं, क्या मैं उस जगह को नहीं भर सकता हूँ? मूफेंग इसे डांटते हैं कि बकवास मत करो, स्पिरिचुअल एरे मास्टर वो भी रैंक 1 का, फालतू में तुम इंजर्ड हो जाओगे, और रैंक 2 का स्पिरिचुअल एरे हमें बनाना है, मजाक नहीं है, और मटेरियल हम लॉस नहीं कर सकते। अब मूचेन कहता है, अपने फादर को ये इग्नोर मार देता है और वेनलिंग से पूछता है कि अगर मैं रैंक 1 का स्पिरिचुअल एरे को अरेंज कर सकता हूँ तो मतलब आप मुझे कम से कम रैंक 1 का स्पिरिचुअल एरे मास्टर तो कह ही सकते हो। वेनलिंग सोचते हैं और कहते हैं हाँ कह तो सकते हैं। तो मूचेन कहता है मैंने कर लिया है, मैंने स्पिरिचुअल फ्लेम एरे को अरेंज करना सीख लिया है। वेनलिंग चुप हो जाते हैं और कहते हैं ये संभव ही नहीं है। बाकी भी जो यहाँ पर स्पिरिचुअल एरे मास्टर थे वो मूचेन की तरफ ऐसा लग रहा था ये किससे देख रहे हैं, मतलब कौन है ये, एक यंग बॉय इनके लेवल पर कैसे पहुंच सकता है। वेनलिंग कहते हैं तो उस एरे को हमारे सामने अरेंज करके दिखाओ। मूचेन तुरंत ही अपने हाथों पर 15 स्पिरिचुअल सेल्स को कंडेंस करता है। अब यहाँ पर जो 3 और थे रैंक 1 के स्पिरिचुअल एरे मास्टर, इनका चेहरा और ज्यादा सीरियस हो जाता है क्योंकि ये भी रैंक 1 के ही एरे मास्टर थे और ये 17 स्पिरिचुअल सेल्स कंडेंस कर सकते थे, और ये लड़का जो कि काफी कम एज का है 15 स्पिरिचुअल सेल्स बना सकता है। अब मूचेन इन 15 सेल्स को एक पैटर्न देने लगता है, यानी हवा में मोबिलाइज करता है और एक शेप दे देता है जो कि था स्पिरिचुअल फ्लेम एरे का, और इसमें समय बहुत कम ही जाता है। अब ये जो रेड एरे था ये आधे मीटिंग रूम को कवर कर लेता है। वेनलिंग का तो चेहरा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और कहते हैं ये तो सच में स्पिरिचुअल फ्लेम एरे है। ये लड़का जो कि अभी अपने टीन एज में था ये गजब ही टैलेंटेड था। मूफेंग और जाओ ये काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और मूफेंग तो अपने बेटे का पीठ थपथपाते हैं और कहते हैं लगता है कि तुम्हारे पास तुम्हारी माँ का टैलेंट है। मूचेन कहता है मतलब मेरी मेहनत का क्या। मूफेंग स्माइल करते हैं और ये काफी ज्यादा खुश थे। अब मूफेंग वेनलिंग से पूछते हैं क्या मूचेन सच में अब हेल्प कर सकता है। वेनलिंग सोचते हैं और कहते हैं कर तो सकता है, पर अभी भी इसे एक ट्रू रैंक 1 का स्पिरिचुअल एरे मास्टर नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसे अभी थोड़ा एक्सपीरियंस की जरूरत है। पर फिर वेनलिंग कहते हैं कोई नहीं, जब ये रैंक 2 का एरे हमारे साथ बनाएगा तो इसका एक्सपीरियंस और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और सही भी है, मूचेन भी खुश हो जाता है और थैंक यू बोलता है इन्हें। और अगले दिन ये लोग जाने वाले थे स्पिरिचुअल कन्वर्जेंस एरे के लोकेशन पर जहां उसे बिल्ड करना है। वहां पर 2-3 दिन मूचेन उसको पढ़ेगा, समझेगा उस एरिया में कैसे बनाना है। मूफेंग भी अब मूचेन को समझाते हैं कि इतने टैलेंट से कुछ नहीं होगा, जो हमें एरे बनाना है वो काफी टफ है। ये मूचेन को समझाते हैं कि चलो एक बार को तुम्हारा स्पिरिचुअल एनर्जी का कल्टीवेशन अगर कम भी रहे तो चलेगा, पर कभी भी अपने स्पिरिचुअल एरे कल्टीवेशन के लेवल में तुम्हें रुकना नहीं है, नहीं तो तुम्हारी माँ का नाम खराब होगा। मूचेन सोचता है कि मेरी माँ कितनी अमेजिंग रही होंगी। इसके फादर फिर से इसको बताते हैं तुम्हारी माँ का स्पिरिचुअल एरे कल्टीवेशन इस पूरे एरिया में, यानी नॉर्दर्न स्पिरिचुअल रियल में, ये एकेडमी की बात नहीं कर रहे, पूरे नॉर्दर्न रियल की बात कर रहे हैं कि कोई उन्हें छू नहीं सकता। इवन जो 5 ग्रेट एकेडमीज के टीचर हैं वो भी उनके बराबर नहीं है। मूचेन कहते हैं वो इतनी अमेजिंग थी। फिर ये सोचता अगर मेरी माँ इतनी अमेजिंग थी तो मेरे पापा से कैसे प्यार में पड़ गई। अब मूफेंग इसे छिपाते नहीं और बताते हैं कि जब मैं तुम्हारी माँ से मिला तो उनका स्ट्रेंथ पता नहीं क्यों लो लेवल पर था, शायद उनके ऑरा को किसी ने सील किया था और मुझे लगा कि वो एक नॉर्मल महिला है, मुझे क्या पता एक वीक वोमेन है, तो मैंने तुम्हारी माँ को प्रोटेक्ट किया। उस चक्कर में मैं लगभग मारा भी गया था। मूफेंग जब ये बता रहे थे तो इनकी आवाज में एक वो गर्व था, और तुम्हारी माँ काफी जेंटल थी, काफी नम्र थी, तो मुझे कभी वैसा प्रेशर फील नहीं हुआ। मूचेन कहता है तो मतलब जब वो काफी वीक थी तब आपने उनका फायदा उठा लिया। मूफेंग कहते मतलब तुमको पिटाई करवाना ही अपना, और हल्का सा इसे एक सर पे चमाट भी देते हैं प्यार में। मूचेन अब यहाँ से चला जाता है और मूफेंग इस समय अपनी वाइफ को याद करते हैं और एक नाम लेते हैं जिंग करके कि हमारा बेटा काफी अमेजिंग है और शायद वो फ्यूचर में तुम्हें भी सरपास कर जाए, और जब ऐसा होगा तो शायद हमारी फैमिली फिर से मिलेगी। फिर इन्हें कुछ पुरानी यादें आती हैं और इनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और ये किसी को याद करके कहते कि तुम मुझे नीचा दिखा सकते पर मेरा बेटा तुम्हें जरूर सबक सिखाएगा। शायद वो कोई विलेन होगा जो मूचेन की माँ को मे भी सप्रेस कर दिया होगा। अब अगले दिन की सुबह हो जाती है और मूचेन वेनलिंग और मूफेंग वगैरह के साथ जहां पर वो स्पिरिचुअल एरे बनाना था उधर की तरफ निकल जाता है। अब यहाँ पर एक स्क्वायर को दिखाया जाता है जहां पर ये एरे बनाना था और यहाँ पर कुछ गार्ड भी लगे हुए थे। अब यहाँ पर कुछ स्पिरिट कन्वर्जेंस पिलर बनाए जा रहे थे जो कि स्पिरिट कन्वर्जेंस रॉक से बनाए जाते हैं। ये कुछ ट्रेजर्स होते हैं, अगर आपको एरे बनाना है वो भी हाई लेवल का जो कि पूरे डिफेंस को सपोर्ट कर पाए या टेलीपोर्ट कर पाए, तो उसके लिए कुछ मटेरियल्स लगते हैं। तो ये कुछ वैसे ही थे और यहाँ पर टोटल 5 पिलर्स थे और एक एक पिलर का खर्चा मिलियंस में था। और वेनलिंग के जो फ्यूचर में चांसेस थे ये रैंक 2 के स्पिरिचुअल एरे मास्टर कभी भी बन सकते थे। और वेनलिंग इस दौरान मूचेन को पूरा बात बताते हैं और अगर ये बता रहे थे कि अगर हमारे पास एक रैंक 2 का एरे मास्टर होता तो ये काफी आसान हो जाता, पर अकेले
एक रैंक 2 का भी मास्टर इस एरे को बना फिलहाल यहाँ पर तो नहीं है। और लियो टेरिटरी वालों ने काफी दूर से कुछ लोगों को बनाया था जब इन्होंने रैंक 2 का अपना एरे बनवाया था। और मूफेंग बताते हैं कि एक और फेलियर, मतलब एक और हम लॉस सह सकते, उसके अलावा दोबारा में ये एरे नहीं बना तो फिर मुश्किल हो जाएगा। अब वेनलिंग बोलते हैं ये इस बार 20 स्पिरिचुअल सेल्स को कंट्रोल करेंगे और जो 30 हैं स्पिरिचुअल सेल्स और एक्स्ट्रा जो है उसमें से चैनलिंग और बाकी लोग कंट्रोल करेंगे। और मूचेन इसको 6 स्पिरिचुअल सेल्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। और ये मूचेन को समझाते हैं कि ये 6 स्पिरिचुअल सेल्स इनको तुम कम मत समझना, इसमें तुम्हें अपने पावर को अच्छे से मोबिलाइज करना पड़ेगा और तुम्हें जो डायग्राम एरे है उसका हिस्सा मैं दे देता हूँ और ये स्पिरिचुअल फ्लेम एरे से कहीं कठिन है। वेनलिंग जो मेन चीज था वो मूचेन और बाकियों को भी बता देते हैं और कहते हैं फिलहाल तुम्हें जो डायग्राम एरे है जो तुम्हारा वाला हिस्सा है अच्छे से समझना पड़ेगा और वहां के स्पिरिचुअल सेल्स जो तुम बनाओगे उसे अच्छे से कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। अब इन कुछ दिनों में मूचेन लगातार स्टडी करता है और मेहनत करने के बाद मूचेन को अब धीरे धीरे ये एरे समझ में आने लगता है क्योंकि ये रैंक 2 का कन्वर्जेंस एरे था और इसे समझना मतलब काफी अच्छी बात। अब मूचेन यहाँ पर खड़ा था और ये जो 5 पिलर्स थे उन्हें देख रहा था और खुद को अब शांत करता है। मूफेंग इसके पीठ को थपथपाते हैं और कहते बस अपना बेस्ट ट्राई करना, ज्यादा प्रेशर मत लो, कोई नहीं, एक बार ठीक है लॉस हो जाएगा तो क्या, हम बाद में बनवा लेंगे। मूचेन हंसता है पर कुछ बोलता नहीं है। अभी देखता है कि वेनलिंग सीरियस थे और फाइनली स्पिरिचुअल एरे का काम शुरू हो जाता है। सभी अपने अपने स्पिरिचुअल ऑरास को रिलीज करते हैं। वेनलिंग तुरंत ही 20 स्पिरिचुअल सेल्स को बनाते हैं। बाकी भी स्पिरिचुअल मास्टर सील्स बनाते हैं पर इनके सील्स वेनलिंग से कम थे। मूचेन भी अब 6 स्पिरिचुअल सेल्स को कंडेंस करता है और 6 स्पिरिचुअल सेल्स को ये आराम से कहीं भी घुमा मुड़ा उड़ा सकता था। 6 स्पिरिचुअल सेल्स को ये पिलर्स की तरफ भेजता है और पूरा स्पेस इस समय ट्रेम्बल करने लगता है। अब ये 5 थे टोटल स्पिरिचुअल एरे मास्टर मूचेन को लेकर। ये अपनी अपनी डायग्राम का जो हिस्सा था उसके हिसाब से अपने स्पिरिचुअल सील्स को शेप देने लगते हैं और मूव है इशारा कर देते कि देखो लियो टेरिटरी अटैक कर सकता है तो देखना कि कोई यहाँ पर आए ना। अब समय बीतते जाता है, लगातार ये लोग काम कर रहे थे। आधा घंटा बहुत जल्दी निकल चुका था। वेनलिंग अपनी आंखें खोलता है और धीरे धीरे करके सभी अपनी आंखें खोल लेते हैं। अब इनका हिस्सा पूरा हो चुका था तो अपने अपने हिस्से को जोड़ना पड़ेगा, एरे को कनेक्ट करना पड़ेगा और यही सबसे कठिन पार्ट था। अब सभी के हिस्से से अपना अपना लाइट निकलता है और एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए बढ़ने लगता है। अब ये डिपेंड करेगा कि क्या इसे ये बना पाते हैं या नहीं। अब इन 5 के लाइट एरेज एक दूसरे से टकराने लगते हैं और सेंटर जो पिलर था उसकी तरफ लाइट बढ़ता है। लाइट बीम अब एक दूसरे से कनेक्ट होने लगते हैं पर फिर भी ये लोग चैन की सांस ले नहीं रहे थे। मेन काम था इनका मर्ज होना। समय बीत रहा था। धीरे धीरे जैसे जैसे ये लाइट बीम कनेक्ट हो रहे थे एक खतरनाक कॉम्प्लेक्स लेवल का पैटर्न बनने लगता है और इस समय इसको कंट्रोल करना काफी कठिन काम होता है। और वेनलिंग वगैरह अभी भी अपने अपना पार्ट कंट्रोल कर रहे थे। मूचेन अपनी आंखें बंद करता है पर वेनलिंग वगैरह इस चीज को सेंस नहीं करते हैं और मूचेन ऐसा लगता है कि ये पूरे एरे डायग्राम को यानी 5 के पार्ट को, अपना पार्ट तो ठीक है बाकी 4 के भी पार्ट को अपने आप समझने लगता है। इसका स्पिरिचुअल एनर्जी पूरे एरे की तरफ बढ़ रहा और ये पूरे एरे को फील करने लगता है। ऐसा लग रहा था इस दुनिया से फिलहाल ये अलग है, कोई इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। एक खतरनाक लेवल का जो कठिन डायग्राम था ये इसे अपने दिल से समझने लगा था। और मूचेन जो पहले नर्वस था अब ये शांत हो चुका था। आंखें इसकी बंद थी पर हाथ में जो स्पिरिचुअल सील्स थे, स्पिरिचुअल एनर्जी थी, अपने आप इसके विचारों के हिसाब से जहां पे भी थोड़ी कमी होगी अपने आप बढ़ने लगती है। इधर वो 5 डायग्राम्स एक दूसरे के करीब थे और मर्जिंग अब शुरू हो चुका था। मूफेंग वगैरह थोड़े खुश थे कि फिलहाल तक का प्रोसेस सही जा रहा था। आखिरी पार्ट अब बचा हुआ था, हल्का सा स्टेप, और ये गलत हुआ तो पूरा एरे कोलैप्स कर जाएगा। वेनलिंग लगातार अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को मोबिलाइज कर रहे थे इन्हें कनेक्ट करने में। हालांकि इसे लगभग कंप्लीट कर देते पर एक स्ट्रेंज फ्लक्चुएशन ये इस स्पिरिचुअल एरे से फील करते हैं। ये फ्लक्चुएशन ज्यादा स्ट्रांग नहीं था पर वेनलिंग का चेहरा उतर जाता है। एक एरे में जो एक हिस्सा था उसमें थोड़ा सा डिसऑर्डर फील करते हैं। ये था चैनलिंग वाला पार्ट और इनका चेहरा पीला पड़ जाता है। ये चैनलिंग की तरफ देखते हैं। चैनलिंग ने थोड़ा सा ज्यादा अपना स्पिरिचुअल एनर्जी यूज कर दिया था जिसके वजह से शायद ये लाइट बीम फूट सकता था। चैनलिंग कोशिश करते हैं इसे बचाने की और इसको रिकनेक्ट करने की, और क्योंकि ये पैनिक कर जाता तो ये और ज्यादा कठिन हो जाता है और धीरे धीरे इनका पार्ट वाला जो एरे था वो गायब होने लगता है। अब ये गायब हो रहा है तो पूरा स्पिरिचुअल एरे ही डिसबैलेंस हो जाता है। मतलब इनके पार्ट वाला स्पिरिचुअल सील अगर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि अभी धीरे धीरे ये फेड हो रहा था तो ये असंभव था फिर बनाना। मूफेंग और जाओ ये इन्हें भी ये चीज दिख जाता है। अब ये अपने दांत को बस कस के दबाने लगते हैं। वेनलिंग इस समय चैनलिंग से कहते कि अपने दिमाग को शांत करो। अब चैनलिंग ने पता नहीं कितने स्पिरिचुअल सील्स बनाए थे पर इसमें से 3 जो थे वो फूट जाते हैं और चैनलिंग हल्का सा स्माइल करते गुस्से वाला कि अब मैं इसे मेंटेन नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। वेनलिंग कहते कुछ और स्पिरिचुअल सील्स बनाने की कोशिश करो पर चैनलिंग कहता मैं स्टेबलाइज नहीं कर पाऊंगा और फालतू में पूरा सील ही अब टूट जाएगा। वेनलिंग बाकी 2 स्पिरिचुअल एरे मास्टर की तरफ देखते पर वो भी अपने हाथ खड़े कर देते
कि जितने स्पिरिचुअल सील्स हम बना सकते थे बना चुके हैं। अब वैसे भी वैन लिंग खुद ही 20 स्पिरिचुअल सील्स बना के थे, अब ये ज्यादा नहीं बना सकते थे। इन लोगों ने कम बनाए थे, फिर भी अब ये बना नहीं पा रहे थे। अब वैन लिंग मुफेंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं शायद इस बार भी हम फेल हो गए। अब जाओ ये लोग बोलते हैं ठीक है छोड़ दो। तभी ये देखते हैं कि लिटिल मू कुछ कर रहा है। मू फेंग भी उस डायरेक्शन में देखते हैं। मू चैन जिसकी आंखें बंद थी उसे भी पता नहीं था कि ये कर क्या रहा है, पर इसके हैंड पर यानी टिप पर 3 स्पिरिचुअल सील्स बनते हैं। वैनलिंग बोलते हैं ये क्या कर रहा है, और मू चैन ने जो 3 स्पिरिचुअल सील्स बनाए थे ये चैनलिंग की तरफ बढ़ा देता है और जहां पर वो पोर्शन खाली हुआ था वहां पर जाकर के ये भर देता है। मतलब उसको एक पैटर्न में अरेंज करना था और मू चैन ने वो पढ़ा भी नहीं था, वो चैनलिंग का हिस्सा था, पर ये उसे भर देता है। सभी हैरान थे कि चैनलिंग का हिस्सा तो मू चैन ने कभी पढ़ा ही नहीं, वो डायग्राम ये कैसे भर सकता है। वैनलिंग भी सरप्राइज थे। अब ये देखते हैं तो मू चैन की आंखें बंद थी। मतलब ये क्या कर रहा है मू चैन, इसको खुद नहीं पता होगा। बाकी भी जो स्पिरिचुअल एरे मास्टर्स थे उनके शब्द ही नहीं निकलते हैं। वैनलिंग फाइनली बोलते हैं लगता है स्पिरिचुअल एरे में एक स्टेट होता है हार्ड एरे, मतलब आप किसी भी चीज को अपने आप आंख बंद करने के बाद समझ सकते हो, एक स्टेट में जाने के बाद, इसे कहते हैं हार्ड एरे स्टेट। और मू चैन उस अवस्था में था। वैनलिंग कहते मैं श्योर नहीं हूं, पर दिख तो वैसा ही रहा है। पर नेचुरली कैसा होता है जब कोई बंदा स्पिरिचुअल एरे मास्टर के 3rd रैंक पे कम से कम चला जाए तब जाकर वो इस स्टेट में एंटर कर सकता है। पर मू चैन जो कि अभी जस्ट रैंक 1 का स्पिरिचुअल एरे मास्टर कहा जा सकता है, इस लेवल में कैसे जा सकता है। अब वैनलिंग कहते हैं कि चैनलिंग मू चैन ने वो हिस्सा भर दिया है, बस अपनी स्पिरिचुअल ऑरा को कंट्रोल करो और एरे को कंबाइन करो और फाइनली ये एरे स्टेबलाइज हो जाता है। इधर मू चैन भी फाइनली अपनी आंखें खोलता है और ये खोलने के बाद पूछता है कि क्या हुआ, आप लोग मुझे घूर क्यों रहे हो। वैनलिंग कहते तुम्हें पता नहीं, अभी तुम हार्ट एरे स्टेट में चले गए थे। मू चैन कहता है ये क्या चीज है। तो वैनलिंग बताते हैं कि एक मिस्टीरियस अवस्था है, स्टेट है, जो नॉर्मल लोग नहीं देख सकते, वो तुम देख सकते हो और रैंक 3 में जाने के बाद ही कोई इस लेवल पर पहुंच पाता है। अब मू चैन को समझ में आता है, ये जब याद करता है तो ये जो पूरा एरे डायग्राम ये जब अपनी आंखें बंद किया था तो अपने आप इसको समझने लगा था। शायद इसी अवस्था को हार्ट एरे स्टेट कहा जाता है। और गलती से मू चैन को इस अवस्था के बारे में पता नहीं है कि हार्ट एरे स्टेट में एंटर कैसे किया जाता है, ये गलती से उसमें चला गया था। अब मू फेंग सबको शुक्रिया करते हैं। बाकी जो 2 एरे मास्टर थे 3, वो थोड़ा निराशा में थे कि हमने किया ही क्या, जो काम था वो तो मास्टर वैनलिंग और आपके बेटे मू चैन ने किया। फिर भी मू फेंग कहते हैं तुम लोगों ने सपोर्ट तो किया। अब मू फेंग इसके अपने बेटे की तरफ देखते हैं तो मू चैन समझ जाता है और कहता है अरे आप मेरे फादर हो और ये मेरा ही तो घर है और मैं हेल्प नहीं करूंगा, ऐसा हो सकता है। तो मू फेंग कहते हैं अगर तुम मेरी मदद ही करना चाहते हो तो जल्दी से 5 ग्रेट एकेडमीज में एंटर करो और तब जाकर तुम एक ट्रू पावर हाउस बन सकते हो। और मू फेंग कहते हैं तुम ही मेरी एक उम्मीद हो, और मन में बोलते हैं कि तुम ही जिंग को बचा सकते हो। मू चैन इनके इमोशंस को समझ जाता है और कहता है फादर टेंशन मत लीजिए, मैं माँ को जरूर वापस लाऊंगा। और अगले दिन ये नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी में वापस जाने वाला था। कैसा होता था कि जो 5 ग्रेट एकेडमीज है कुछ सीट्स भेजती थी नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी में कि उतने ही बच्चे यहाँ से मतलब 5 ग्रेट एकेडमीज में एंटर कर सकते हैं, तो इस बार कितने भेजेंगे इसके बारे में ये सोच रहा था। और मू चैन इसमें फिर से किसी को याद करता है जिसके बाल थे वो सिल्वर कलर के थे, आंखें एकदम कांच के समान और चेहरा काफी सुंदर, और वो लड़की मानो इस पूरी दुनिया पर कहर ढाते। उसका कोल्डनेस भी अलग लेवल का था और ये सोचता है कि 5 ग्रेट एकेडमीज मुझे वहां तो जाना ही पड़ेगा। अब अगले दिन मू चैन सबसे अलविदा लेता है और नॉर्दर्न एकेडमी के लिए निकल जाता है। इधर सीन शिफ्ट होता है और प्रिंसिपल जायो इनके हाथ में कुछ स्क्रॉल वगैरह थे। 5 ग्रेट एकेडमीज ने इन्हें जो सीट्स दी थी शायद ये उसका जानकारी था। टीचर मो पूछते कि कितने मिले इस बार सीट्स। जायो बताते कि 5 एंट्रीज हैं। ईस्ट ब्रांच से 5 लोग हैं जो स्पिरिचुअल रोटेशन स्टेज में, तो इस कंपटीशन में मतलब उसके आसपास है तो वो लोग भाग ले सकते हैं। वेस्ट ब्रांच से 7 लोग हैं तो 12 लोग का फाइट होगा इन 5 एंट्रीज के लिए, और मतलब जो 12 में से टॉप 5 में पहुंचेगा वो नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी से 5 ग्रेट एकेडमीज के लिए जा सकता है। तभी टीचर जायो कहते हैं कि इन 5 एंट्रीज के अलावा एक और स्पेशल एंट्री है। टीचर मो और टीचर जाई चौंक जाते हैं कि स्पेशल एंट्री, ऐसा कैसे संभव है। प्रिंसिपल जायो बताते हैं ये एक सीडेड क्लास एंट्री है और वो जो गोल्डन स्क्रॉल था उसे दिखाते हैं। ये लोग और भी ज्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि इनका जो नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी है इसका रैंक काफी लो है, तो 5 ग्रेट एकेडमीज इतना बड़ा वाला सीडेड क्लास एंट्री इन्हें कैसे दे सकते हैं। तो जो 5 ग्रेट एकेडमीज हो वो 3 प्रकार की एंट्रीज भेजती। पहला होता है ऑर्डिनरी क्लास, जैसे कि 5 इन लोगों को मिला हुआ इस बार। उसके ऊपर होता है सीडेड क्लास एंट्री, और एक स्पेशल एंट्री होती है जो सबसे ज्यादा पावरफुल मानी जाती है और पावरफुल एकेडमीज को ही ये लोग भेजते हैं, उसे हम कोर एंट्री कहते हैं। और ये बहुत रेयर ही होता है ये लोग किसी को भेजते हैं ये चीज। इन एंट्रीज पर सीडेड क्लास एंट्री हो या कोर एंट्री, इस पर किसी का नाम नहीं लिखा रहता है। पर एक चीज है कि जो सीडेड क्लास एंट्री होती है या कोर एंट्री, अगर इसे लेकर कोई बंदा 5 ग्रेट एकेडमीज में जाए तो उसको जो स्टेटस मिलता है और जो ट्रेजर्स मिलते हैं
बाकी लोगों से ज्यादा मिलते हैं। और प्रिंसिपल जायो बताते हैं ये सीडेड क्लास एंट्री हमें शायद 5 ग्रेड एकेडमीज ने कुछ डिसीजन लिया था तब मिला है। टीचर मो और टीचर जाई सोचने लगते हैं कि 5 ग्रेड एकेडमीज ये काफी पावरफुल है। ये हमारे नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी को सीडेड एंट्री तभी देती हैं, आज तक तो इन्हें मिला भी नहीं था, या किसी को भी सीडेड एंट्री तभी देती हैं जब वो बंदा पावरफुल हो, और हम तो उनमें से एक है नहीं। पर तभी टीचर जायो कहते ये एक ही बंदे की वजह से हुआ है जिसने अपना ध्यान 5 ग्रेड एकेडमीज की तरफ, मतलब उनका ध्यान हमारी तरफ खींच लिया। टीचर मो और टीचर जाई एक सुर में कहते हैं क्या वो मू चैन है, क्योंकि मू चैन स्पिरिचुअल एकेडमी स्पिरिचुअल रोड पर गया था एक बार, हालांकि उसे भगा दिया गया था बाद में, पर तब भी शायद इसने वहां पर कुछ तो कारनामा किया था जिसकी वजह से 5 ग्रेड एकेडमीज इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए थे। 5 ग्रेड एकेडमीज अगर इसे जाने नहीं देना चाहती है तो आप सोच के देख लो कि मूचेन क्या जीनियस होगा, जबकि 5 ग्रेड एकेडमीज में पहले से ही बहुत सारे जीनियस भरे हुए हैं। और वो लड़का तो स्पिरिचुअल मूवमेंट अभी लेट फेज में है, वो मतलब उसको क्यों बुला रहे हैं, अभी भी इनके मन में प्रश्न था। और प्रिंसिपल जायो कहते फिर भी ये सीडेड एंट्री हम मूचेन को डायरेक्टली नहीं दे सकते हैं, ये अनफेयर होगा। तो जो 12 लोग हैं जो स्पिरिचुअल रोटेशन के आसपास हैं वो इन 6 सीट्स के लिए फाइट करेंगे, और जो फर्स्ट रैंक पर आएगा उसे हम सीडेड क्लास एंट्री देंगे, और ये न्यूज़ चारों तरफ फैला दो। तो भाइयों स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर शाम में एक नए वीडियो के साथ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने भी BTTH मार्शल यूनिवर्स वगैरह नहीं दिखा है मेरे चैनल पर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। बाय।